बीसीसी नॉलेज हब में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम देखेंगे कि मेटल्स और नॉन मेटल्स वो कैसे रिएक्शन करती हैं। पार्ट 1 में हमने देखा था कि मेटल्स और नॉन मेटल्स के बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ होती है, उनकी बहुत सारी केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो आज हम जानेंगे कि वो धातुएं आपस में अभिक्रिया कैसे करती है और उसका रीज़न क्या है। जैसे कि मैंने आपको लास्ट में बताया था कि अगले लेसन में मैं आपको बताऊँगा कि ये धातुएं रिएक्शन कैसे करती हैं, कैसे हम डिसाइड करते हैं कि ये कोई धातु है वो ज़्यादा अभिक्रियाशील है या कोई धातु कम अभिक्रियाशील है। जैसा कि आपको श्रेणी भी आपने पढ़ा था जिसमें कि पोटेशियम आपकी सबसे ज़्यादा अभिक्रियाशील थी और गोल्ड बहुत ही कम क्रियाशील थी। तो आज उन्हीं सब चीज़ों का उत्तर हमको यहाँ पे मिलने वाला है। तो इसको समझने के लिए थोड़ा सा मैं आपको पीछे लेके जाऊँगा। आपके 9वीं कक्षा में यानी 9th क्लास में आपने कुछ पढ़ा था, क्योंकि अगर वो बेसिक्स आपको नहीं बताया तो आपको ये लेसन समझ में नहीं आएगा। चलिए सोडियम का एग्जाम्पल लेके यहाँ पे एक चीज़ हम देखते हैं कि सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11 है। परमाणु क्रमांक यानी कि परमाणु, अगर आप परमाणु देखेंगे तो परमाणु जो है वो मिलकर क्या बनाते हैं, यानी परमाणु को हम क्या बोलते हैं, एटम्स बोलते हैं। ये मिलकर क्या बनाते हैं, अणु बनाते हैं। अणु को हम क्या बोलते हैं, मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। यानी 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर क्या बनाएंगे, अणु बनाएंगे। और 2 या 2 से अधिक अणु मिलकर क्या बनाएंगे, तत्व बनाएंगे, जिसको हम एलिमेंट बोलते हैं। ठीक है। और ये 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर क्या बना लेंगे, यौगिक बना लेंगे, जिसको हम यौगिक बोलते हैं, इंग्लिश में कंपाउंड बोलते हैं। ठीक है। ये चीज़ आपको क्लियर हो गई। इंग्लिश में कंपाउंड मतलब परमाणु से अणु बनेगा, अणु से तत्व, तत्व से यौगिक। तो सबसे छोटी यूनिट कौन सी हो गई, परमाणु। अब परमाणु को भी हम लेते हैं। परमाणु भी एक्चुअली सबसे छोटी यूनिट नहीं है। बाद में रिसर्च के बाद पता चला कि ये भी जो है वो मेनली 3 फैक्टर से मिलकर बना होता है। और भी फैक्टर्स होते हैं बट आपके सिलेबस में नहीं है। मैं आपको बताता हूँ कि इलेक्ट्रॉन, दूसरा क्या है प्रोटॉन, और तीसरा क्या है न्यूट्रॉन। ठीक है। अब आप ये समझ गए हो तो इसका मतलब सोडियम का परमाणु क्रमांक कितना है, 11 है। इसका मतलब सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन है, सोडियम में 11 प्रोटॉन है। अगर आपका कोई भी तत्व अगर वो किसी भी आयनिक अवस्था में नहीं है, इसका मतलब प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है, वो बराबर होती है। न्यूट्रॉन यहाँ पे आपको 12 मिल जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसका परमाणु भार कितना है, 23 है। अब आप यहाँ पे ध्यान दें कि परमाणु से भी छोटी यूनिट क्या हो गई, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गई। तो ये हो गए हम सोडियम की बात। और यही जो है परमाणु मिलके अणु और तत्व और फिर यौगिक बना लेते हैं। तो ये चीज़ क्लियर हो गई। ये आपके सिलेबस में इसमें नहीं है बट आपके 9th क्लास में था। ये बेसिक था जो आपको समझना ज़रूरी था। अब आगे थोड़ी सी हम इसके बारे में और विस्तार से बात करेंगे। देखिए यहाँ पे एक फिगर बना हुआ, चार्ट बनी हुई है। इसमें देखिए उत्कृष्ट गैसें हैं जिसको बोलते हैं इनर्ट गैसेस, धातुएं दी हुई हैं और अधातुएं दी हैं। यहाँ पे देखिए उत्कृष्ट गैसों में दिया हुआ है कि परमाणु संख्या 2 है, किसी का परमाणु संख्या 10 है, किसी का 18 है, और अलग अलग कोष दिए हुए हैं। कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। अब ये कोष क्या है, फिर भी आपको अगर आपने 9th क्लास में तो पढ़ा होगा, मैं थोड़ा सा और बताने की कोशिश करता हूँ। ये जो फिगर आपको सामने दिख रहा है, देखिए यहाँ पे ये आपका न्यूक्लियस हो गया, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस यानी नाभिक। इसी नाभिक के अंदर प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन रहते हैं, पी से प्रोटॉन, एन से न्यूट्रॉन। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इस नाभिक के अंदर रहते हैं। इस नाभिक के बाहर देखिए वो कक्षाएँ हैं, जो आपको दिख रहा है सर्किल, ये कक्षाएँ कह सकते हैं। ये कक्षाओं में यानी इस ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन्स जो है वो फ्रीली मूव करते रहते हैं। ठीक है। तो ये कक्षाओं में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यहाँ पे भी होंगे, यहाँ पे भी होंगे और यहाँ पे भी होंगे। तो ये जो है इसमें चक्कर लगाते रहते हैं। ठीक है। जिस तरह एक पृथ्वी समझ लीजिए सूर्य का चक्कर लगा रही है, उसी प्रकार से समझ लीजिए, समझने के लिए कि इलेक्ट्रॉन इस न्यूक्लियस का चक्कर लगा रहे हैं। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। चलिए हम यहाँ पे बात करते हैं सोडियम की। ठीक है। सोडियम की जब आप बात करेंगे तो सोडियम हमने अभी बात किया कि इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 11 है, जैसे कि आपके यहाँ पे भी दिया हुआ है, इस फिगर यानी चार्ट में दिया हुआ है यहाँ पे सोडियम। तो अब ये सोडियम में कितने प्रोटॉन थे, 11 थे। ठीक है। न्यूट्रॉन की चलिए बात नहीं करेंगे हम इतना, यहाँ पे 12 है इसमें हमको पता है। और इलेक्ट्रॉन की संख्या देखिए कितनी है, टोटल 11 है। अब 11 इलेक्ट्रॉन एक जगह ना होके ये जो है अलग अलग कक्षाओं में फिक्स होता है कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तो मान लीजिए कि शुरू में कितने हैं, 10 है, और फिर यहाँ पे कितने 8 हैं, और यहाँ पे कितने 1 हैं। अब देखिए आपको ये होगा कि 2, 8, 1 ये कैसे डिसाइड हुआ। तो ये डिसाइड पहले से हर तत्व के लिए अध्ययन किया जा चुका है कि जो कक्षा है, कक्षा के से स्टार्ट होती है, के, एल, एम, और अगर आप और भी कक्षाएं होंगी तो इस हिसाब से के, एल, एम, एन, ओ, पी, इस हिसाब से कक्षाएं बनती हैं। ठीक है।
अब ये कक्षाओं में फिक्स होता है किसी भी तत्व के लिए कि कितने इलेक्ट्रॉन होंगे। वो कैसे? 2, 8, 18, 32 इस हिसाब से इलेक्ट्रॉन फिल होते हैं, मतलब इस हिसाब से इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। तो जो भी इलेक्ट्रॉन है सबसे पहले 2 आएगा, फिर 8 आएगा, फिर जो बचा अगर तो यहाँ पे आ जाएगा। तो मान लीजिए पहले 2 आया, फिर 8 आया, फिर 1 बच गया। यही चीज़ आपके यहाँ पे दी हुई है, देखिए कोश में सोडियम में 2, 8, 1। इसी प्रकार से अगर आप देखेंगे इनर्ट गैसों का, तो इनर्ट गैस के केस में यहाँ पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन हो गया, ठीक है। न्यूक्लियस में बाहर देखिए टोटल कितने, मान लीजिए कि हम चलिए नियान की बात करते हैं, 10 इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो इसका मतलब 2 हो गया, यहाँ पे 8 हो गया, यहाँ पे 2 बचा, 2 रहेगा। तो देखिए किसी भी कोश के लिए 2, 8, 18, 32 इन सब संख्याओं को पूर्ण माना जाता है, कंप्लीट माना जाता है। कहने का मतलब है कि एक ऐसी स्टेट है कि यहाँ पे अपने आप को ये कंप्लीट मानते हैं, इनको किसी भी लेन या देन की जो है वो ज़रूरत जो है वो महसूस नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है कि मान लीजिए कि ये हमारा नियान है, ठीक है, और नियान के पास 2 इलेक्ट्रॉन, 8 इलेक्ट्रॉन, 2 इलेक्ट्रॉन थे। इसका मतलब इसकी शेल कंप्लीट है, यानी 2 से कंप्लीट हो सकती है, 8 से भी हो सकती है, 18 से 32 से। मिनिमम एटलीस्ट 2 होना चाहिए, 1 होगा तो कंप्लीट नहीं है, 3 होगा तो कंप्लीट नहीं। ये ऑर्डर में अगर होगा तो मान सकते हैं कि कंप्लीट है। इसका मतलब नियान को कोई ज़रूरत नहीं है इलेक्ट्रॉन लेन देन की, तो इसीलिए इसको बोलते हैं इनर्ट, मतलब ये किसी से रिएक्शन नहीं करता है। देखिए कोई भी मेटल हो या कोई भी एलिमेंट हो, तो कोई भी एलिमेंट जो है वो दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन क्यों करता है, ये बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो क्यों करता है रिएक्शन भाई? अगर सपोज दैट कि हम किसी से उधार क्यों लेते हैं या क्यों देते हैं, ऐसे समझ लीजिए कि अगर आप किसी को उधार देते हैं तो इसका मतलब कि सामने वाले को ज़रूरत है, या आप किसी से उधार लेते हैं तो उसको ज़रूरत है, मतलब आपको ज़रूरत है उससे लेने की। तो एक तरह की बॉन्डिंग बन जाती है आप दोनों में, मतलब आपने दिया तो आप याद रखते हैं कि मेरा उधार दिया गया है, तो उस आदमी को आप जोड़ के रखते हैं अपने साथ। ऐसा नहीं कि आप उधार देके भूल जाएंगे, या आपने अगर उधार लिया है तो सामने वाला पर्सन आपको जोड़ के रखेगा, वो भी आपको भूलने नहीं देगा, ठीक है। तो एक तरह की बॉन्डिंग होती है कि कोई भी एलिमेंट अगर ए है और कोई भी एलिमेंट अगर बी है, उसने एक दूसरे को लेन देन में उधार में दिया है, तो एक दूसरे से वो ज़्यादा क्लोज आने की कोशिश करते हैं, क्लोज रहते हैं, ताकि वो एक दूसरे के कांटेक्ट में रहें, और जो उधार पैसा दिया गया है उसका जो है वो इधर उधर लेन देन जो है वो चलता रहता है, वो इसलिए कांटेक्ट में रहते हैं। ऐसे जनरल एग्जांपल आप समझ लीजिए अपने लाइफ से लेके। तो कोई भी मेटल जो है या कोई भी एलिमेंट जो है वो रिएक्शन क्यों करेगा? तो क्यों करेगा? क्योंकि उसके पास ये प्रॉब्लम होगी कि मैंने जो बताया कि उसकी ये जो शेल है, उसकी ये जो शेल है, उसकी ये जो शेल है, इसमें कहीं से भी अगर 2, 8, 18, 32 ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, इसका मतलब कि ये इनकम्प्लीट में आ जाता है, और ये स्टेबल नहीं होता है, ये अस्थाई नहीं होता है। और अपनी अस्थायित्व को प्राप्त करने के लिए ही कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन करता है। अभी मैं आपको समझाऊंगा, आपको छोटे से एग्जांपल्स आपको समझ में आ जाएगा। तो चलिए हम फिर से आते हैं सोडियम के ऊपर। नियान तो किसी से रिएक्शन नहीं करेगा, वो पूरा है। हीलियम भी नहीं करेगा, वो भी कंप्लीट है। आर्गन नहीं करेगा, वो भी कंप्लीट ही है। चलिए हम फिर से आ जाते हैं, हम यहीं पे आपको सोडियम और क्लोरीन दोनों का एग्जांपल दे देंगे। तो सोडियम का मैंने बताया कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और यहाँ पे 3 जगह होंगे, जिसमें कि 2 होगा, 8 होगा और 1 होगा। चलिए हम इसी में मान लेते हैं क्लोरीन का भी एग्जांपल समझ लेते हैं कि क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन्स है टोटल? 17 हैं। कितने हैं? 17 हैं। और इसमें कितने थे टोटल? आपके 11 थे। अब क्लोरीन में 17 इलेक्ट्रॉन है, 2 यहाँ रख देते हैं, ठीक है। 8 यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कितने आ जाएंगे? 7 आ जाएगा, ठीक है। तो ये 17 हो गए। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, क्या क्लोरीन जो है वो स्टेबल स्टेट में आपको दिख रहा है? नहीं। क्लोरीन स्टेबल दिख रहा है? नहीं। क्या सोडियम स्टेबल है? नहीं, क्योंकि सोडियम के आखिरी कक्ष में 1 इलेक्ट्रॉन है और क्लोरीन के आखिरी कक्ष में 7 इलेक्ट्रॉन है। तो भाई सोडियम क्लोरीन कहेगा या तो मेरे से 7 ले लो, मुझे 2 और 8 रहने दो, 2 और 8 रहने दो, तो चलता मेरे को कि 2 और 8 रहेगा तो ठीक है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली है, मैं कंप्लीट हो जाऊँगा। सोडियम कह रहा है मेरे से 1 ले लो, मैं कंप्लीट हो जाऊंगा, मेरा 2 और 8 हो जाएगा। अब ये झगड़ा सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका आपको क्या दिख रहा है? सबसे इजी तरीका ये है कि भाई सोडियम कह रहा है कि मेरा 1 ले लो और क्लोरीन कह रहा है मेरा 7 ले लो। इससे अच्छा क्लोरीन 1 ले ले तो ज़्यादा बेहतर है। भाई क्लोरीन को 7 देना ठीक है कि 1 लेना ठीक है? कोई भी अगर आप जनरल एग्जाम्पल लेके समझिए कि क्लोरीन जो है वो 7 इलेक्ट्रॉन गंवाना ठीक है कि 1 इलेक्ट्रॉन उधार लेके वो कंप्लीट कर लेगा? उधार लेके कंप्लीट कर लेगा वो बेटर है, क्योंकि 7 अगर उसने दे दिया तो उसका लॉस है। इसलिए ये सोडियम से 1 इलेक्ट्रॉन निकल के जाता है क्लोरीन के पास, हो जाता है कि सोडियम के पास बचता है कितने? 10 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के पास हो जाते हैं 18 इलेक्ट्रॉन। अब हो गया कि ये भी कंप्लीट हो गए, इनका हो गया 2
8 और 8, सोडियम का हो गया 2 और 8। तो ये जो है दोनों ही एलिमेंट जो है वो क्या हो गए, यहाँ पे कंप्लीट हो गए। तो यही है आपका कि यही रीज़न है कि कोई भी एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से रिएक्शन क्यों करेगा। तो ये मैंने एक आप एग्जांपल से मैंने समझा दिया क्लोरीन और सोडियम के। ऐसे बाकी तत्वों के लिए भी आप बना के इस तरह स्ट्रक्चर बना के टेस्ट कर सकते हैं, देख सकते हैं। आपके सामने ये टेबल दी गई है इसकी मदद से, ठीक है। तो अभी हम ये चीज़ समझ गए। अब हम देखते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक जो है डायग्राम बना हुआ है वो किस हिसाब से बनाते हैं। जैसे कि देखिए आपके फिगर में लिखा हुआ है कि सोडियम जो है इसके पास 2, 8 और 1 था इलेक्ट्रॉन। सोडियम ने क्या किया कि इलेक्ट्रॉन को दे दिया। अच्छा देखिए, जब कोई इलेक्ट्रॉन देगा तो हमेशा ध्यान रखिएगा उस पर प्लस का साइन आता है। किसका साइन आता है? प्लस का। भाई अगर आप कोई चीज़ दे रहे हैं तो आप प्लस में चले गए ना, और जिसने लिया वो माइनस में हो गया क्योंकि उसने ऋण लिया है। तो यहाँ पे प्लस का साइन आता है, क्योंकि उसकी वजह भी है क्योंकि एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो जाता है, एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा हो जाता है, इसलिए प्लस का साइन होता है। अगर मैं आपको समझाऊँ उसको ऐसे यूँ समझ लीजिए कि सोडियम में 11 इलेक्ट्रॉन था और सोडियम में 11 ही प्रोटॉन था, ठीक है। प्रोटॉन जो है वो प्लस का साइन के लिए जाना जाता है, प्लस होता है, और इलेक्ट्रॉन जो है वो माइनस के लिए होता है। अब यहाँ से अगर आपने एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो बचा क्या? 10 इलेक्ट्रॉन बचा और 11 प्रोटॉन बचा, ठीक है, 11 प्रोटॉन। तो अगर आप इसको माइनस करते हैं तो आएगा रिजल्ट क्या? एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा आएगा आपका, मतलब 10 से 10 कैंसिल हो गया, एक प्रोटॉन एक्स्ट्रा आएगा। यही एक प्रोटॉन का साइन जो है वो प्लस का यहाँ पे बना होता है, ऐसे समझ लीजिए, ठीक है। तो ये जो है इस तरह एडवांस में चल रहा है। आप देखते हैं आगे कि हमारा जो क्लोरीन है वो क्लोरीन भी 2, 8 और 7, ठीक है। अब ये प्लस इलेक्ट्रॉन, अब ये क्लोरीन जो है इलेक्ट्रॉन लेके माइनस में आ जाएगा, क्योंकि इस पास यही फार्मूला यहाँ पे भी लगाएंगे, बट यहाँ पे क्या होगा? एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा हो रहा है क्योंकि वो ले रहा है। तो ये क्लोराइड आयन हो गया, ये वाला ये क्लोराइड आयन हो गया, ये सोडियम का आयन हो गया। अब दोनों ही ये स्टेट में, अब ये दोनों आपस में क्या करेंगे? लेन देन कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए कि अगर इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम आपको बनाएंगे तो किस हिसाब से बना हुआ है? 1, 2, 3, 4, 5, 6 और कितना? 7, ठीक है। कितने हो गए? 7 हो गए। और यहाँ पे आपका सोडियम है। यहाँ पे आप देखेंगे कि सोडियम जो है वो प्लस का साइन लेके किस प्रकार से यहाँ पे इसके साथ जुड़ा हुआ है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन जो दिया गया है वो उधार सोडियम के थ्रू दिया गया है, यहाँ से इसको दे दिया जाता है। तो एक सोडियम ने दे दिया। ये हमने आउटर शेल का, जो कि जब ये इलेक्ट्रॉनिक डायग्राम बनाएंगे चीज़ ध्यान रखेंगे कि जो सबसे बाहरी कक्षा होती है वही उसी कक्षा के इलेक्ट्रॉन आप कंसिडर करेंगे, अंदर की कक्षाओं का नहीं। तो देखिए मैंने जो क्रॉस मार्क बनाया है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के बाहरी कक्षा में होते हैं। एक इलेक्ट्रॉन सोडियम ने दे दिया, और सोडियम के बाद बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 1 था। तो यही इलेक्ट्रॉन यहाँ पे चला गया और यहाँ पे आ गया। अब ये इसके पास कितने हो गए? टोटल 8 हो गए। इसके पास भी बैलेंस हो गया। कैसे? इसके पास 2, 8 हो गए। इसके पास कह सकते हैं कि 2, 8 और 8 हो गए। तो दोनों बैलेंस हो गए, और इस हिसाब से उसको आप ड्रॉ भी कर सकते हैं अगर आप करना चाहें। 6, 7 और 8 इसको आप बंद कर दें। तो ये आपका कंप्लीट जो है वो कह सकते हैं कि NaCl का फॉर्मेशन हो जाता है। तो इसलिए किसी भी रिएक्शन में अगर कोई एलिमेंट है, कोई एलिमेंट फॉर्म में या तो किसी कंपाउंड में अगर सोडियम और क्लोरीन प्रेजेंट है, वो रिएक्शन क्यों करते हैं? उसकी रीज़न यही होती है क्योंकि वो एक दूसरे को बैलेंस कर लेते हैं इलेक्ट्रॉन का लेन देन करने के बाद। अब आप ये कॉन्सेप्ट समझ गए। यहाँ पे एक मैग्नीशियम का भी एग्जाम्पल दिया हुआ है। मैग्नीशियम के केस में क्या होता है? मैग्नीशियम के बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आप इसका स्ट्रक्चर बना के देख सकते हैं। जब यहाँ पे क्लोरीन आता है तो क्लोरीन के केस में मैग्नीशियम के पास 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है जो ये दे सकता है। आप इसको स्ट्रक्चर बना के देख सकते हैं। क्लोरीन में हम जान रहे हैं कि उसको एक की ही ज़रूरत है। इसी प्रकार से यहाँ पे इसको एक की ज़रूरत है, तो ये एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है, एक इलेक्ट्रॉन इसको देता है। इस प्रकार से यहाँ पे ये दोनों कंबाइन होके आप अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो Mg2+2 आता है, या 2+ कह सकते हैं। ये हो गया बंद आपका ब्रैकेट। और जो क्लोरीन होता है यहाँ पे वो इस प्रकार से आप स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। ये आपका पूरा बैलेंस हो गया। यहाँ पे आपको 2 लगाना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे 2 क्लोरीन दिया गया। तो अभी आप समझ गए यहाँ पे 2+ क्यों लगाया गया है, क्योंकि इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिया। तो मैग्नीशियम 2 इलेक्ट्रॉन दिया, 2+ का साइन आएगा। क्लोरीन ने जो है 1 इलेक्ट्रॉन लिया तो 1- का चिन्ह आएगा, बट वो 1- का चिन्ह यहाँ पे लगाया जाएगा। और बाहर 2 क्लोरीन है तो बाहर आप ब्रैकेट में 2 लिख देंगे। तो ये इलेक्ट्रॉनिक जो संरचना है ये बनाने का ये तरीका है। आप इसको समझ गए होंगे। तो अब आप ये भी शायद समझ गए होंगे क्यों NaCl2 नहीं बनता या क्यों MgCl नहीं बनता।
क्योंकि भाई NaCl2 नहीं बन सकता, क्योंकि क्लोरीन सोडियम के पास सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन है, किसको देने के लिए, क्लोरीन को देने के लिए, तो एक ही क्लोरीन जुड़ता है सोडियम से। MgCl क्यों नहीं बनता, क्योंकि मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन है देने के लिए, तो उसको 2 क्लोरीन की तो आवश्यकता है, अदरवाइज क्लोरीन तो बैलेंस हो जाएगा एक इलेक्ट्रॉन लेके, मगर मैग्नीशियम बैलेंस नहीं होगा, इसलिए MgCl2 बनता है और NaCl बनता है। तो इस चीज़ का जवाब आपको मेरे ख्याल से यहाँ पे मिल गया होगा। इसी प्रकार से आप दूसरे कंपाउंड्स का भी प्रैक्टिस कर सकते हैं। आगे देखते हैं आयनिक यौगिकों के गुणधर्म क्या होते हैं। तो देखिए, आयनिक यौगिकों के गुणधर्म जानने के लिए आपको एक प्रयोग दिया गया है। ये प्रयोग आपकी लैब में जब भी आप चाहें उसको जिस प्रकार से कराया जिसको कर सकते हैं। हम बात करेंगे यहाँ पे गुणधर्मों की, कि यहाँ पे देखिए जो इंपॉर्टेंट गुणधर्म है वहाँ पे भौतिक प्रकृति है, जैसे कि धन एवं ऋण आयनों के बीच मजबूत आकर्षण बल के कारण आयनिक यौगिक ठोस एवं थोड़े कठोर होते हैं। जैसे कि NaCl, आपके घर में नमक आता भी है, उसको देखिए कि कठोरता होती है, तो हमेशा आयनिक कंपाउंड्स में जो है वो कठोरता पाई जाती है, और बहुत दबाव डालने पे भी ये टूट जो है वो भंगुर हो जाते हैं, बट टुकड़ों में टूट जाते हैं, ठीक है, बट बहुत ही कठोर होते हैं। इसके बाद आप देखेंगे गलनांक और क्वथनांक देखेंगे, तो गलनांक और क्वथनांक हमेशा जो है वो ज़्यादा होता है आयनिक कंपाउंड्स के लिए, मतलब ज़्यादा टेम्परेचर पे ये गलनांक मतलब मेल्ट होते हैं, या क्वथनांक मतलब वाष्पित होते हैं। तो इसका मतलब वाष्पीकरण के लिए या गलाने के लिए, इसको मेल्ट करने के लिए बहुत अधिक टेम्परेचर की आवश्यकता होती है। घुलनशीलता देखेंगे तो हमेशा ये वाटर में जो है ज़्यादा घुलनशील होते हैं, बट जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स हैं, देखिए पेट्रोल, केरोसिन, ये सब में कम घुलनशील होते हैं, पानी में ज़्यादा घुलनशील होते हैं आयनिक होने की वजह से। और विद्युत चालकता की बात करेंगे तो बहुत ही अच्छे विद्युत के चालक होते हैं, क्योंकि आयंस के रूप में ब्रेक हो जाते हैं पानी में जाने के बाद। मैंने पहले भी आपको दूसरे लेक्चर्स में स्टडी में बताया है कि किस प्रकार से NaCl को जो है विद्युत सुचालक के रूप में प्रयोग किया जाता है। तो ये काफ़ी ही विद्युत अच्छे सुचालक का काम करते हैं। यहाँ पे कुछ प्रश्न दिए गए हैं जो मैंने आपको पढ़ाया है, इस पे ही आधारित हैं। तो पहले आप इसको प्रश्न को खुद से करने की कोशिश करिए और फिर आगे पढ़िए। अब हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है, जिसको बोलते हैं कि मेटालर्जी में आता है ये, या कह सकते हैं कि धातुओं का निष्कर्षण। तो आपको भी मैं ये बता दूं, अभी तक तो आपने धातु पढ़ लिया है, क्या आपको पता है कि जो धातुएं आपके पास आती हैं वो सोना हो, चांदी हो, कॉपर हो, आयरन हो, या कोई भी धातु हो, तो आपको पता है कि वो धातु एज इट इज़ नहीं मिलती जैसा कि आपके मार्केट में मिलती हैं। क्योंकि ऐसा नहीं है कि किसी खदान से या कहीं से गए और निकाल के ले आए। सोना हमको बड़ा आसान लगता है कि सोना जो है बड़ी आसानी से मिल रहा है, ऐसा नहीं कि सोने के बिस्किट्स कहीं पड़े हुए हैं तो वो हमको मिल जाते हैं। तो देखिए, सोना हो या कोई भी धातु हो, ये खनिज के रूप में पाए जाते हैं। इसी खनिज यानी मिनरल से इनको निकाला जाता है। ये एक बहुत ही कठिन प्रोसेस है, बहुत टाइम टेकिंग प्रोसेस है और बहुत ही खर्चीली प्रोसेस है। इसी कारण से सोने का दाम भी बहुत ज़्यादा होता है। सोने का दाम क्यों ज़्यादा होता है? क्योंकि सोने को खनिजों से प्राप्त करना ये बहुत ही मुश्किल कार्य है। इसमें बहुत खर्चा लगता है, बहुत मैन पावर लगती है, बहुत से इंस्ट्रूमेंट्स लगते हैं। इस वजह से सोने का दाम भी बहुत ज़्यादा होता है। इस पर टैक्सेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और कभी कभी तो ऐसा होता है कि किसी ज़मीन में, किसी मिनरल में, किसी पहाड़ी में सोना उपस्थित है और हमको पता है, फिर भी हम सोने को वहाँ से प्राप्त नहीं करते हैं। इसकी वजह ये है कि उसको प्राप्त करने के लिए जो खर्चा आता है उसकी वजह से सोने का दाम इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा कि सोना तो हमको प्राप्त हो जाएगा मगर इसका रेट बहुत हाई हो जाएगा। तो किसी भी धातु निष्कर्षण प्रोसेस में हमको बात ध्यान रखना है कि हमेशा निष्कर्षण का जो तरीका है, जो प्राप्त करने का तरीका है, वो चीपर हो, सस्ता हो, आसान हो। तो चलिए हम देखते हैं कि क्या मेथड्स हैं जिससे हमको ये निष्कर्षित धातु जो है वो प्राप्त होती है। धातुओं की प्राप्ति में सबसे पहले देखते हैं कि धातुओं का निष्कर्षण में कि धातुओं की सक्रियता श्रेणी के बारे में। जैसा कि आप जानते हैं कि कोई कोई धातुएं कम रिएक्टेंट होती हैं, कोई कोई धातुएं ज़्यादा रिएक्टेंट होती हैं। आपने पढ़ा है सक्रियता श्रेणी में इसके पहले वाले लेक्चर में। तो अब उसके आधार पे हम निष्कर्षण को डिसाइड करते हैं। इसके पहले एक पॉइंट और है, देखिए यहाँ पे खनिज और अयस्क का, यानी खनिज किसको बोलते हैं, अयस्क किसको बोलते हैं। देखिए, खनिज इसको बोलते हैं कि कहीं भी कोई कह सकते हैं कि मिनरल अगर है, मिनरल मतलब खनिज हो गया, या कह सकते हैं कि एक क्रिस्टलाइन जो है वो सॉलिड मास है किसी भी पहाड़ी पे कहीं पे भी, और अगर उसमें जो है वो हमारा धातु प्रेजेंट है तो वो धातु प्रेजेंट होने की वजह से उसको क्या कहते हैं, खनिज बोलते हैं कि एक खनिज है। बट खनिज और अयस्क में क्या अंतर है कि हर जो है खनिज जो है वो अयस्क नहीं होता। जी हाँ, अगर हम उस खनिज से उस खनिज से हम धातु को आसानी से कम खर्चे में प्राप्त कर सकते हैं, तभी हम कहेंगे कि ये खनिज हमारा अयस्क है। अदरवाइज़ वो खनिज हमारा अयस्क नहीं होगा। तो मेरे ख्याल से आप समझ गए होंगे, अयस्क को ओर कहते हैं और खनिज को मिनरल कहते हैं। तो अयस्क के लिए ये शर्त है कि अगर किसी भी खनिज से आसानी से धातु का निष्कर्षण हो रहा है
तभी उस खनिज को हम अयस्क कहेंगे, नहीं तो उस खनिज को हम अयस्क नहीं कहेंगे। अब आते हैं हम धातुओं के निष्कर्षण पे कि देखिए सबसे पहले आता है हमारी श्रेणी में, सक्रियता श्रेणी में सोडियम सबसे ऊपर है और सबसे नीचे क्या है, गोल्ड है। अब देखिए यहाँ पे कि ये जो सक्रियता श्रेणी में इतने एलिमेंट्स यानी पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्यूमिनियम, इतने एलिमेंट्स का निष्कर्षण जो है वो विद्युत अपघटन की मदद से होता है। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही रिएक्टेंट हैं। ये धातु ऐसे हैं जो बहुत तेज़ से रिएक्शन करते हैं, आपने पढ़ा है। और जब भी ये एटमॉस्फेयर में किसी भी अर्थ क्रस्ट में, किसी पहाड़ी पे, कहीं पे भी अगर पाए जाते हैं तो ये अपने नेटिव स्टेट में नहीं होते, ये अपने प्योर फॉर्म में नहीं होते, ये हमेशा दूसरे एलिमेंट से, दूसरे तत्वों से रिएक्शन करके उस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। यानी कि ऑक्साइड्स में प्रेजेंट होते हैं, कार्बोनेट में प्रेजेंट होते हैं, सल्फाइड में प्रेजेंट होते हैं, इस फॉर्म में होते हैं। ये अपने प्योर फॉर्म में नहीं होते हैं। इनको निष्कर्षित करने के लिए हमेशा विद्युत अपघटन का उपयोग करते हैं। दूसरे नंबर पे आता है जिंक, आयरन, लेड और कॉपर, ये उसके नीचे आते हैं। ये मध्यम वर्ग के हैं, ये ज़्यादा रिएक्शन भी नहीं करते मगर कम भी नहीं करते, तो ये भी किसी ना किसी जो है फ्री फॉर्म में नहीं पाए जाते, कभी कभी फ्री फॉर्म में मिल भी जाते हैं। तो इनका जो है निष्कर्षण करने के लिए कार्बन के उपयोग से चयन किया जाता है। थर्ड नंबर पर आते हैं आपके सिल्वर और गोल्ड। सिल्वर और गोल्ड की अगर बात करेंगे तो ये हमेशा अपनी प्राकृतिक अवस्था में होते हैं, बट इसमें बहुत सारी अशुद्धियाँ मिली होती हैं, ठीक है। बट ये अपने प्राकृतिक अवस्था में ही होते हैं, अशुद्धियाँ मिली होती हैं जिनको हमें बहुत सारी प्रोसेस से अलग करना पड़ता है। तो इस प्रकार से ये तीन अवस्थाओं में हम पढ़ेंगे कि इन तीन अवस्थाओं में धातुओं का निष्कर्षण किस प्रकार किया जाता है। यहाँ पे देखिए एक टेबल बनी हुई है, उस टेबल को समझने की कोशिश करते हैं। आपकी बुक में हिंदी में बनी हुई है, मैंने उसको इंग्लिश में लिखने की कोशिश किया ताकि आप उसको अच्छे से इंग्लिश में भी समझ पाएँ। अब देखते हैं कि आप यहाँ पे टेबल आप देखेंगे, आपके लिए समझना आसान हो जाएगा कि मेटल्स, मैंने आपको बताया ना कि अभी और यानी अयस्क का आपका हो गया। जो कुछ होता है कि आपकी कि उच्च अभिक्रियाशील धातुएं होती हैं, ठीक है, यानी उच्च अभिक्रियाशील मेटल्स ऑफ हाई रिएक्टिविटी, जैसे मैंने आपको बताया अभी जस्ट कि सोडियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम और एल्युमिनियम, इनका निष्कर्षण कैसे होता है, इलेक्ट्रोलिसिस से होता है, मोल्टन ओर का, और फिर प्योर मेटल मिल जाती है। बात करेंगे हम दूसरे की, यानी कि मीडियम रिएक्टिविटी मेटल्स की, यानी मध्यम वर्ग की, यानी कि इसमें जिंक वगैरह हैं। इसमें कार्बोनेट ओर होते हैं और सल्फाइड ओर होते हैं, दो तरह के होते हैं। जो कार्बोनेट ओर्स होते हैं यानी कि आपका जो धातु है वो कार्बोनेट के साथ जुड़ा हुआ है, वो कैल्सिनेशन के थ्रू उसका प्योरिफिकेशन करते हैं, और जो सल्फाइड है उनका रोस्टिंग के थ्रू करते हैं। और ये दोनों के थ्रू करने पे आपको ऑक्साइड ऑफ मेटल प्राप्त होता है, फिर उसका रिडक्शन करते हैं और फिर रिफाइनिंग करने के बाद मेटल प्राप्त हो जाती है। और मेटल्स जो लो रिएक्टिविटी वाले होते हैं वो सल्फाइड ओर में ज़्यादातर होते हैं, उनकी सिर्फ रोस्टिंग करना होता है और आपको इस प्रकार से मेटल जो है वो रिफाइनिंग के बाद मिल जाता है। तो ये हो गया प्रोसेस, हम समझ गए कि जो सक्रियता श्रेणी है, सक्रियता श्रेणी के आधार पर ही तीन भागों में बांट के हम मेटल्स का निष्कर्षण कर सकते हैं। अब देखिए हेडिंग है अयस्कों का समृद्धिकरण, मतलब जो भी आपको पृथ्वी से खनिज प्राप्त होते हैं, खनिज अयस्क, उसमें ज़्यादातर मिट्टी का तेल, रेत या बहुत सारी अशुद्धियाँ मिली होती हैं। तो सबसे पहले उस अशुद्धियों को दूर करना होता है। इन अशुद्धियों को हम बोलते हैं गैंग। क्या बोलते हैं? गैंग बोलते हैं, यहाँ पे लिखा भी हुआ है। इन अशुद्धियों को गैंग बोलते हैं। सबसे पहले इनको दूर करना होता है और इनको हटाने के लिए अलग अलग प्रोसेस का उपयोग करते हैं। कभी कभी ग्रेविटेशनल फोर्स यानी पृथ्वी की जो ग्रेविटी है उसका भी इस्तेमाल करते हैं। उस ग्रेविटी के अलावा चीज़ों को डालते हैं और उसमें से बहुत सारी अशुद्धियों को अलग कर लेते हैं। तो अभी सबसे पहले पॉइंट देखते हैं, सक्रियता श्रेणी में नीचे वाली आने वाली धातुओं का जो है निष्कर्षण देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे किस प्रकार आपका Hg यानी कि मरकरी है, और मरकरी हमेशा देखिए सॉलिड फॉर्म में, ये साथ में O2, मतलब इसका आप तापन जब करेंगे ये हमेशा Hg जो है S, मतलब कि ये सल्फाइड का एस्क होता है। मरकरी हमेशा सल्फाइड एस्क के फॉर्म में होती है। जब भी आप इसे हीट कर देंगे अगर, तो आप अगर ज़्यादा ही हीट करेंगे तो इसका मतलब ये इसमें से क्या होता है कि 2HgO बन जाएगा और SO2 अलग हो जाता है, यानी ज़्यादा हीट देने पर इसका ऑक्साइड बन जाता है। और किसी भी मेटल का अगर आपने ऑक्साइड प्राप्त कर लिया देखिए, तो उसमें बहुत ही आसानी होती है कि उस मेटल को आप प्राप्त कर पाएंगे। इसीलिए किसी भी मेटल को कार्बोनेट, सल्फाइड या किसी भी फॉर्म से सबसे पहले ऑक्साइड में कन्वर्ट करना ज़रूरी है। अगर एक बार ऑक्साइड में कन्वर्ट हो गया मेटल अपने, तो आसानी से उसका निष्कर्षण हो सकता है, उसको प्योर किया जा सकता है। तो यहाँ पे 2HgO देखिए, और ये भी सॉलिड है। इसका आप और आगे तापन अगर करते हैं यानी और आगे हीट देते हैं तो ये 2Hg में कन्वर्ट हो जाएगा और साथ में O2 निकल जाएगी। तो इस प्रकार से हमारे यहाँ पे प्योर मेटल मिल जाती है। ये आसान था
तो यानी कि कह सकते हैं कि जब भी कोई भी अयस्क अगर सल्फाइड के फॉर्म में प्रेजेंट है, कोई भी मेटल सल्फाइड से जुड़ा हुआ है, तो उसको आराम से हीट करके हम प्योर मेटल प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार से हम कॉपर को भी प्राप्त करते हैं, यानी कॉपर के अगर सल्फाइड अयस्क प्रेजेंट है तो हम उसको हीट करके इसको प्राप्त कर सकते हैं। देखिए सक्रियता श्रेणी के माध्यम में स्थित धातुओं का निष्कर्ष कैसे होता है। सक्रियता श्रेणी के मध्य में स्थित धातु जैसे कि आयरन, जिंक, लेड, कॉपर की अभिक्रियाशीलता जो है वो मध्यम होती है। तो इनकी मध्यम होती है तो हम मध्यम का उसका उपयोग करते हैं। प्रकृति में प्रायः सल्फाइड या कार्बोनेट के रूप में पाई जाती हैं। तो चलिए हम एग्जाम्पल देखते हैं कि यहाँ पे कि अगर जो है जिंक का सल्फाइड है तो हमेशा उसको भर्जन के थ्रू उसको प्योरीफाई करते हैं, या जिंक का अगर कार्बोनेट है तो उसको निस्तापन के थ्रू जो है उसका प्योरीफाई करते हैं। तो इसका मतलब ये क्लियर हो गया कि जब भी सल्फाइड प्रेस होगा तो हम उसको भर्जन के थ्रू करेंगे, और अगर कार्बोनेट होगा उसको तो निस्तापन के थ्रू करेंगे। देखिए भर्जन और निस्तापन ये दोनों ही मेथड जो है वो हीट पे डिपेंडेंट है, बट दोनों का जो स्ट्रक्चर होता है, जो भट्टी इस्तेमाल की जाती है उसमें थोड़ा डिफरेंट होता है। ये आपके सिलेबस में नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पे ज़्यादा उस पर डिस्कस नहीं कर रहा हूँ। चलिए यहाँ पे रिएक्शन देखते हैं। 2ZnS जिंक का सल्फाइड है। यहाँ पे जो ऑक्सीजन आपके वायुमंडल में प्रेजेंट है इसको आपको सिर्फ हीट करना है। हीट करने के बाद आप क्या देखते हैं कि 2ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस 2SO2 सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो है आपकी निकलती है। अब यहाँ पे आपको मिल गया जिंक का क्या, ऑक्साइड। आपको यही तो चाहिए था। एक बार ऑक्साइड मिल जाता है तो इसको फिर आगे हीट करके हम इसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब कि इसको प्योरीफाई कर सकते हैं। इस क्रिया को हम भर्जन कहते हैं। और निस्तापन जो क्रिया होती है उसमें जिंक का कार्बोनेट अगर है तो इसको भी हम हीट करेंगे। दोनों में मैंने बताया जैसा कि जो भट्टी होती है वो अलग तरीके की होती है, जिंक का ऑक्साइड मिलता है प्लस जो है वो कार्बोनेट मिल जाता है। तो ये दो अलग अलग क्रिया है। यहाँ पे हम निस्तापन बोलेंगे, यानी कि निस्तापन बोलेंगे, और यहाँ पे हम भर्जन बोलेंगे। अब आगे देखते हैं कि जिंक का ऑक्साइड अगर जो है हमको मिला था उसको अगर हम कार्बन के प्रेजेंस में हम विस्थापित करा सकते हैं, किसको, ऑक्सीजन को। तो कार्बन देखिए एक ऐसा सोर्स है जिसको यूज़ किया जाता है वो अपचयन की अभिक्रिया के लिए, यानी ये एक अपचायक के रूप में जो है यूज़ किया जाता है। और करता क्या है ये कार्बन, अगर ZnO आपको मिला है यानी ऑक्साइड मिला है तो आप इसको क्या करिए, कार्बन की प्रेजेंस में देखिए ये जिंक में कन्वर्ट हो जाएगा और यहाँ पे CO2 मिल जाती है। मतलब ये कार्बन जो है इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन कर लेता है, या कह सकते हैं कि ऑक्सीजन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, या कह सकते हैं कि कार्बन जो है वो ज़्यादा रिएक्टिव होता है ऑक्सीजन के लिए, जबकि जिंक कम होता है। इसीलिए जिंक जो है वो ऑक्सीजन जो है विस्थापित हो जाता है कार्बन की तरफ। तो इस प्रकार से कार्बन को एक अपचायक की तरह इस्तेमाल भी किया जाता है। आगे हम बात करेंगे कुछ और मेटल्स की, जैसे कि मैग्नीशियम, मैग्नीशियम ऑक्साइड हो गया। यहाँ पे देखेंगे तो इस केस में क्या होता है कि हम एल्युमिनियम वगैरह का यूज़ करते हैं, क्योंकि एल्युमिनियम को जैसे कि हमने देखा है कि एल्युमिनियम जो है विस्थापित कर देता है किसको, ऑक्सीजन को, क्योंकि एल्युमिनियम ऑक्सीजन से ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो ये सब हम पहले भी बात कर चुके हैं पिछले अध्याय में। अब एक चीज़ और यहाँ पे और है कि देखिए थर्मिट अभिक्रिया क्या होती है। थर्मिट अभिक्रिया यही है कि इसमें जो है आयरन ऑक्साइड जो है वो बहुत ही तेज़ रिएक्शन करता है किसके, एल्युमिनियम के साथ। तो इन दोनों की रिएक्शन काफ़ी कह सकते हैं कि हाई होती है, और इसमें बहुत ही धातुएं जो है वो गलित अवस्था में मिल जाती हैं, क्योंकि इसमें ऊष्मा का बहुत ज़्यादा क्रिएशन होता है, ऊष्मा बहुत ज़्यादा निकलती है। इसको हम यहाँ पे फिगर में आपके दिया हुआ है कि रेल की पटरियों वगैरह को जोड़ने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये भी एक तरह की जो है अपचयन अभिक्रिया है, जिसमें कि एल्युमिनियम जो है वो रिएक्शन कर लेती है ऑक्सीजन से और Fe को रिलीज़ कर देती है। ये बहुत ही ऊष्मा कह सकते हैं कि छेपी रिएक्शन है। ऊष्मा छेपी आपने पढ़ा है, मैंने आपको पहले बताया भी है। आगे देखते हैं कि सक्रियता श्रेणी में सबसे ऊपर स्थित धातुओं का निष्कर्षण, यानी कि आपकी जो सोडियम वगैरह है इनका निष्कर्षण कैसे होता है। मैंने आपको बताया कि इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू होता है। ये इलेक्ट्रोलिसिस सेल आपके सामने एक बनी हुई है। यहाँ पे कैथोड पर जो है सोडियम और एनोड जो है वो क्लोरीन जो है वो एनोड पर रिलीज़ होती है। इसमें क्या करते हैं कि इसमें सोडियम का यानी NaCl का जो भी अयस्क है जिसको रॉक सॉल्ट बोलते हैं, यानी रॉक सॉल्ट, बहुत सारे रॉक सॉल्ट मिलते हैं जिसमें कि NaCl जो है अयस्क की तरह प्रेजेंट होता है। इसको वहाँ से लिया जाता है, उसको पहले प्योरीफाई किया जाता है थोड़ा सा, उसमें जो अशुद्धियाँ होती है निकाला जाता है और इसका घोल बना के वो टैंक में भर दिया जाता है। जब टैंक में जैसे ही भरा जाता है तो यहाँ पर एनोड लगाया जाता है और कैथोड लगाया जाता है। यहाँ मान लीजिए कैथोड लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे एनोड लगा दिया। तो होता क्या है कि एनोड प्लस होता है, कैथोड माइनस होता है। ये सारी बातें मैं आपको पहले बता चुका हूँ। यहाँ पे सोडियम प्लस और क्लोरीन माइनस में टूट जाता है, ब्रेक हो जाता है। सोडियम जो है वो हमेशा कैथोड की तरफ जाता है और
क्लोरीन जो है वो हमेशा एनोड की तरफ जाता है, क्योंकि क्लोरीन माइनस है और सोडियम जो है प्लस है। सोडियम जो है इसके ऊपर जमा हो जाता है इस प्रकार से, और क्लोरीन जो है इधर आ जाता है। इस प्रकार से इनका दोनों का सेपरेशन हो जाता है और कैथोड पर हमको प्योर मेटल यानी सोडियम जो है वो प्राप्त हो जाती है। तो इस प्रकार से जो है इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू जो है इसका शोधन किया जाता है। आप देखते हैं कि धातुओं का परिष्करण क्या होता है। देखिए जितने भी मेथड्स हैं या ऊपर लिखे हुए मेथड्स में जो भी धातु प्राप्त होती है हमेशा शुद्ध नहीं होती, तो हमें शुद्ध धातु प्राप्त करने के लिए ये मेथड का उपयोग करना पड़ता है। तो मान लीजिए कि कॉपर के केस हम लेते हैं कि कॉपर हमने मिला, बट कॉपर क्या है हमारा वो इम्प्योर है, जो कि अशुद्ध है यानी प्योर नहीं है। अब इस कॉपर को प्योर करना है। इसको प्योर करने के लिए क्या करते हैं, हम एनोड लेते हैं। जैसा कि आपको भी बताया, एनोड हमारा प्लस होता है और कैथोड हमारा माइनस होता है। बट एनोड जो है वो किसका बना होता है, वो कॉपर का बना होता है, यानी जो कि अशुद्ध कॉपर मिला है, यानी कि ये अशुद्ध है। तो एनोड जो है वो अशुद्ध कॉपर का बना होता है और जो कैथोड होता है वो शुद्ध जो है वो कॉपर का होता है। ये शुद्ध कॉपर अपने पास से हम देते हैं इसको। ये काफ़ी थिन यानी पतली जो है वो चादर होती है किसकी, कॉपर की। तो यानी कैथोड एनोड दोनों ही कॉपर के हैं, बट एनोड जो है वो अशुद्ध है जो कि हमने प्राप्त किया है, और कैथोड जो है एक पतली थिन फिल्म ले लेते हैं हम किसी भी शुद्ध कॉपर की। अब इसमें जो विलयन डालते हैं ये हमेशा जो है वो विलयन लवण होता है किसका, कॉपर या जो भी मेटल हम शुद्ध करने के लिए यूज़ कर रहे हैं उसका होगा। इस कंडीशन में हम लेते हैं कॉपर सल्फेट यहाँ पे, यानी CuSO4 कॉपर सल्फेट लिया। अब जैसे ही इसमें आप इलेक्ट्रोड लगाने के बाद इसमें विद्युत प्रवाहित करते हैं, होता क्या है कि यहाँ से कॉपर निकल के यानी इम्प्योर वाली कॉपर निकल के सीधा जो है वो इस कैथोड पे इकट्ठा होने लगती है। यहाँ पे चूँकि ये कैथोड है माइनस, तो यहाँ पे प्लस चार्जेस आएंगे, तो जो भी हमारी जो कह सकते हैं कि कॉपर है वो यहाँ पे निकल के इस तरह से आने लगती है और इकट्ठी होने लगती है Cu+TCU2+ के फॉर्म में। तो यहाँ पे ये इकट्ठी हो जाती है। इस प्रकार से हमको शुद्ध कॉपर जो है प्राप्त होता है, या किसी भी मेटल के लिए हम ये कर रहे हैं तो उस मेटल में हम ये लागू कर सकते हैं। आगे देखते हैं कुछ प्रश्न हैं। प्रश्न को आप देखिए, जो भी अभी पढ़ाया गया उसके आधार पे ही उसको आप सॉल्व करने की कोशिश करिए। नहीं आता है तो कमेंट में लिख के मुझे बताइए। संक्षारण की प्रक्रिया आप पहले भी पढ़ चुके हैं, जिसको कोरोजन बोलते हैं। इसमें ज़्यादा मुझे कुछ समझने की आवश्यकता आपको है नहीं। ये किसी प्रकार से जो है लोहा वो खुली अवस्था में रखा होता है, तो वो ऑक्सीजन वगैरह से क्रिया करके संचरित हो जाता है और ऑक्साइड्स वगैरह अपने बना लेता है। यहाँ पर आपको 3 एग्जाम्पल भी दिया हुआ है। वायु है और यहाँ पर भी वायु, यहाँ पर शुष्क वायु लिया गया है। अलग अलग कंडीशन में लोहे की कील को रखा गया है। जब भी हम देखेंगे कि वायु में अगर लोहे की कील रखी है तो वहाँ पे ऑक्सीजन प्रेजेंट है, तो वहाँ पे वो संचरित हो जा रहा है। दूसरी कंडीशन में जो बी वाली अवस्था उसमें देखिए ऊपर ऑयल का इस्तेमाल किया गया है, तेल की वजह से पानी के अंदर ऑक्सीजन जा नहीं पाता है, इस कंडीशन में संचरण नहीं होता। और तीसरी अवस्था में भी शुष्क वायु है, चूँकि हमने कैल्शियम क्लोराइड का इस्तेमाल किया जो कि ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब कर लेता है, जिसकी वजह से यहाँ पे शुष्क वायु है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में भी संचरण नहीं होता है। तो इसको आप पढ़ सकते हैं और समझ सकते हैं। लास्ट लेसन में हमने इसके बारे में काफ़ी कुछ बात किया है। अब देखिए संचरण से सुरक्षा के लिए क्या क्या करते हैं। संचरण से सुरक्षा के लिए पेंट वगैरह करते हैं, तेल लगाते हैं, ग्रीस लगाते हैं, मतलब कुछ भी ऐसा जिसके वजह से जो है वो अंदर ऑक्सीजन के संपर्क में ना जाए वो वस्तु, यानी वो मेटल, और जिसकी वजह से वो संचरित ना हो। तो यशद लेपन देखिए क्या है कि लोहे की वस्तुओं पर जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है, जिसको यशद लेपन कहते हैं। ये भी एक नया टर्म है, इसको यशद लेपन कहते हैं। जस्ते की परत चढ़ा दी जाती है जिससे कि वो संचरित नहीं होता है। एक और पॉइंट यहाँ पे देखिए, आपको मैं बता दूँ, मिश्रातु या मिश्र धातु किसको कहते हैं। मिश्रातु जो होता है वो हमेशा आपका होता है एलॉय, ठीक है। एलॉय मतलब कि कोई भी जब भी आप लेते हैं कोई मेटल को प्लस दूसरी मेटल को मिला देते हैं तो हमेशा वो किसको क्या बनाता है, वो एलॉय बनाता है, ठीक है। तो क्यों एलॉय क्यों बनाते हैं, क्योंकि लोहा या बहुत से ऐसे धातु हैं जिनकी जो है वो पीटने पर या गलाने पर वो जो है गल जाते हैं, या पीटने पर वो जो है कह सकते हैं उनका आयतन बढ़ जाता है, तो एलॉय वगैरह में ये प्रॉपर्टीज चेंज हो जाती है। बहुत से ऐसे भी एलॉय हैं जो 2 धातु मिलाए गए और एलॉय जो है वो विद्युत का कुचालक हो जाता है। जैसे कि यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स आपको दिया हुआ है कि यदि कोई एक धातु पारद है यानी कि मरकरी है तो इसके मिश्रातु को अमलगम कहते हैं, ठीक है। शुद्ध धातु की अपेक्षा उसके मिश्रातु की विद्युत चालकता तथा गलनांक कम होता है। तो कहने का मतलब ये है कि जब भी 2 धातुओं को आप मिला देंगे तो तीसरी धातु बनेगी यानी मिश्रातु बनेगी, इसको एलॉय बोलते हैं। उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ उन दोनों धातुओं से अलग हो जाती है, ठीक है। ये बात ध्यान देंगे। जैसे कि तांबे और जस्ते के केस में कॉपर है जिंक की मिश्रातु, पीतल तथा कॉपर एवं जिंक की मिश्रातु की
मिश्रातु कांसा विद्युत के कुचालक होते हैं। ठीक है, तो ये सारी प्रॉपर्टीज़ भी चेंज हो सकती हैं कि विद्युत का कुचालक है या ऊष्मा का कितना सुचालक या कुचालक है, दिखने में फिजिकल प्रॉपर्टी कैसी है, तो ये सब सारी प्रॉपर्टीज़ चेंज हो जाती है। आगे देखते हैं कि एक पॉइंट और रह गया है कि शुद्ध सोने को कैरेट कहते हैं तथा यह काफ़ी नरम होता है। जैसे कि आपको मैं बता दूँ, अगर आपको ना पता हो कि जो गोल्ड हमारे यहाँ आता है वो गोल्ड जो होता है उसको 24 कैरेट गोल्ड बोलते हैं। इस 24 कैरेट गोल्ड का मतलब क्या होता है? इस 24 कैरेट गोल्ड का मतलब ये हो गया कि ये गोल्ड का एक मार्कर है, एक यूनिट है 24 कैरेट। इसका मतलब ये 100% क्या है, वो प्योर है। जबकि जो गोल्ड आपके घरों में है, जो पहना जाता है आभूषण की तरह, वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि गोल्ड जो है वो बहुत ही कह सकते हैं कि सॉफ्ट होता है। तो उसको जब आभूषण बनाया जाता है तो उसको थोड़ा कठोर बनाने की कोशिश की जाती है, जिससे चांदी या तांबा उसमें मिलाया जाता है। तो मान लीजिए कि इसमें चांदी या तांबा मिला दिया गया तो उसको 22 कैरेट 20 कैरेट उस हिसाब से चेंज हो जाता है। मतलब कि 2 भाग अगर इसमें मिला दिया गया तांबे का, तो मतलब 22 भाग जो है वो सोने का हो गया, तो ये 22 कैरेट हो गया। तो मिला के टोटल कितना हो गया? 24 कैरेट अब बनाइए। तो ये अब प्योर फॉर्म में नहीं है मगर यहाँ पे। ठीक है, तो इसको हम 24 कैरेट नहीं बोलेंगे, एक्चुअली ये 22 कैरेट ही है। समझ गए? ये 22 कैरेट ही, क्योंकि इसमें 2 भाग जो है वो तांबे का मिला हुआ है। आगे देखते हैं कि प्राचीन भारतीय धातु कर्म का चमत्कार वहाँ पे ये था कि दिल्ली में कुतुब मीनार के पास देखिए लौह स्तंभ लगा हुआ है। इसको इस हिसाब से बनाया गया और इस पर ऐसी परत चढ़ी गई है जिसकी वजह से इस पर कोरोजन नहीं होता है, संचारण नहीं होता है। इसकी रिसर्च काफ़ी देशों ने किया है। अब यहाँ पे कुछ प्रश्न भी दिए गए हैं, इस प्रश्न को आप देखिए और खुद से जो है सॉल्व करने की कोशिश करिए। जो भी अभी आपको मैंने पढ़ाया उस पर ही आधारित प्रश्न है। बाकी आप जो भी इस लेसन में पढ़ाया गया है पहले के लेक्चर्स में, इसको भी ध्यान से पढ़िए, समझिए, प्रैक्टिस करिए। जहाँ नहीं आता है प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, तो मैं उसको सॉल्व करूँगा। और आपने क्या सीखा में भी जो सेक्शन में चीज़ें दी हुई है इसमें भी आप देख के पढ़िए कि आपने क्या क्या सीखा, ताकि नेक्स्ट लेसन में हमारा एक्सरसाइज का पोर्शन है तो एक्सरसाइज में हम बैठें साथ में तो अच्छे से उसको कर पाएँ। अपना ख्याल रखिए, धन्यवाद।